अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आज का दिन? मौसम कल से हमें 2 दिन से बल्कि बहुत ही अच्छा हो रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश हो रही है। बारिशें जो हैं मानसून की जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, पूरे मुल्क में स्टार्ट हो चुकी हैं। चाहे हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हों सैर करने या हम नशीबी इलाकों की तरफ जा रहे हों, कहीं पे भी कोई भी ऐसा एरिया हो जहाँ पर बारिश के दौरान में या बारिश के बाद किसी भी किस्म के हादसे का ख़तरा हो, खुदा के लिए वहाँ पर एहतियात करें। अपने बच्चों का, अपने बड़ों का ख़ुद ख्याल रखें, अपना ख़ुद ख्याल रखें, क्योंकि जब हादसात हो जाते हैं तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता, क्योंकि इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हर साल ऐसी कई न्यूज़ आती हैं जिनको फिर आपके साथ शेयर करते हुए यकीन जानिए मेरे से अदायगी नहीं हो रही होती उन अल्फाज की, जब मैं उन हादसात को बयान कर रही होती हूँ और ज़िक्र कर रही होती हूँ। तो इसलिए आपने देखा कि हर शो में मेरी कोशिश ये होती है इस सीज़न के दौरान कि मैं आप लोगों को डेली ये इंस्ट्रक्शन दूँ, इंस्ट्रक्शन कह लें, एडवाइस कह लें कि अपना ख्याल रखें इस मौसम में। इस मौसम को एंजॉय ज़रूर करें, नो डाउट बहुत खूबसूरत भी लगता है। बहुत से लोगों को तो ये बहुत पसंद होता है बारिश का मौसम, लेकिन इस मौसम में एहतियात भी उतनी ही ज़रूरी है जब आप कहीं पे ख़ास तौर पर ट्रैवल कर रहे हों। तो हमारे साथ मौजूद हैं तलहा अकरम, रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ से। सबसे पहले आपको इनसे मिलवाते हैं और फिर जानेंगे मरगला हिल्स नेशनल पार्क में वाक़या मोनाल रेस्टोरेंट को गिराने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फ़ैसले को कल करार दे दिया गया है। इस हवाले से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है न्यूज़ और कुछ लोग इससे बहुत खुश हो रहे हैं, कुछ लोग इससे बहुत नाला हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न्स और क्या सच्चाई और अब किस तरह से ये प्रोसीजर होगा, ये हम जानेंगे तलहा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तलहा, ये एक ऐसा मसला है जो कि बहुत ही संगीन नोयत का था और अभी भी है और होता जा रहा है आगे वक्त के साथ साथ, क्योंकि देखिए नेशनल पार्क था, लोग बहुत ज़्यादा आप देखें रात सारी वो रोड चलती रहती थी और जो कि आप देखें किसी भी नेशनल पार्क के लिए वो एक वहाँ के एनिमल लाइफ के लिए वो ख़तरा बन जाती है, जिसकी वजह से ये फ़ैसला दिया गया था। अब इसको जो है वो करार दे दिया गया है। तो ये क्या अब किस तरह से ये प्रोसीजर होगा और इसके पीछे क्या रीजंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जो आपने सवाल किया, सवाल आपका बिल्कुल अच्छा है। और जिस तरह पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, इससे ज्यादा जो वाइल्ड लाइफ है वो भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। और इसमें बहुत सारे ऐसे परिंदे, ऐसे जानवर जो कि पाकिस्तान से आते थे, अब वो इस मौसम की वजह से, बदलते हुए मौसम की वजह से जो कि इंसान ने बनाया है, यहाँ पर जिस तरह ये मोनाल भी उसमें एक था, तो उसकी वजह से वो पाकिस्तान में नहीं है। तो बिल्कुल ये एक इस वजह से फैसला लिया गया था। लेकिन इसी की पस पर्दा बहुत सारे और भी ऐसे हकाइक हैं जिनको जानना मेरे ख्याल में और ज़रूरी है। और काजी फायद ईसा का नाम हमेशा इस केस में याद रखा जाएगा, जिन्होंने इसको गिराने का हुक्म दिया था। और काजी फायद ईसा के बारे में ये कहा जाता है कि वो जुडिशरी को तकसीम करने के बानी के नाम से उनको जाना जाता है। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके खिलाफ जो उनका मुकदमा था, उनका फैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लिया और जुडिशरी को तकसीम किया। और इस तरह की जो खबरें हैं वो भी बताई जाती हैं कि उनकी जो बेगम थी, उनका ताल्लुक था वाइल्ड मैनेजमेंट बोर्ड लीडरशिप के साथ और उसके अच्छे ताल्लुकात थे उनकी बेगम के। और उसकी वजह से कुछ इस तरह के जो फैसले हैं वो आए हैं। और जो उस वक्त मोनाल के मालिकान थे, जब ये कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा करते थे कि हमें इस कोर्ट से अच्छे फैसले की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ अगर थोड़ा माजी में जाएं इस मोनाल की तारीख में, तो मुशर्रफ के ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंटेरियन को ये जगह अलॉट की गई थी। बाद अज़ा उन्होंने सबलेट किया था किसी दूसरे को, और उसके बाद 2 जगहों पर ये मोनाल की जो सरजमीन है इसको टैक्स देना पड़ता था। एक वज़ारत दिफा पहुंच गई कि आप हमें टैक्स दें, फिर उसके बाद CDA पहुंच गई कि आप हमें टैक्स दें, और फिर मोनाल चलता रहा। और जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान से या जो भी बैरूनी मुल्क से यहाँ पर अफराद आते थे वो यहाँ ज़रूर जाया करते थे। एक खूबसूरत जगह थी, इस्लामाबाद का एक व्यू वहाँ से बहुत अच्छा आता था।
तो उसके बाद फिर हमने देखा कि सीडीए से ये पूछा गया कि आपको ये मोनाल टैक्स दे रहा है, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि सीडीए डिफॉल्टर हो चुका है क्योंकि वो वजारत दिफा को भी टैक्स दे रहा था। तो उसके बाद फिर अदालत ने इसको असील कर दिया और ये भी बिल्कुल उसमें जवाब जो है वो अपनाया गया क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इसकी वजह से पूरा रात सड़क जो है वो चलती रहती है और इसी तरह जो ईंधन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसके जो मुज़र असरात हैं वो वाइल्ड लाइफ पर मुरतब हो रहे हैं। तो उसको बुनियाद बनाकर फिर पहले इसको सील किया गया था, लेकिन बाद अज़ां जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत ने इसको गिराने का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जज से उस वक्त दिया था। और अब विफाकी आईनी अदालत जो है वो उसने इस फैसले को कल अज़म करार दे दिया है। और इसके साथ अगर देखा जाए तो इसमें फैसले को कलअज़म करार देने में जो काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने ये कहा कि इस मामले में जो भी हुक्म इम्तनाही था उसको भी ख़त्म कर दिया गया और इसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो कलअज़म करार दिया गया है इस मामले में। और इसके साथ जितनी भी नज़रसानी अपीलें थी इस केस को ख़त्म करने की वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। और इसके साथ जो मलकियत के फैसले हैं वो अब ट्रायल कोर्ट को भेजे गए हैं। और साथ ये भी कहा गया जस्टिस हसन अजहर रिजवी जिन्होंने ऑब्जर्वेशन दी हैं जो कल विफाकी आईनी अदालत का फैसला आया जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2024 के फैसले को कल अज़म करार दिया, उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशन में ये लिखा गया तो उस वक्त के जो जज साहिब थे जब वो आते थे अदालत में तो वो फरीकैन पर गुस्सा करते थे। हालांकि जज का काम गुस्सा करना नहीं होता बल्कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर फैसला करना होता है। तलहा ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये जो फैसला है ये तो अपने फायदे के लिए था, मुल्क के फायदे के लिए था। पाकिस्तान में अगर मैं आपको बताऊं तो तारीख हमें यही बताती है कि मुल्क का फैसला बाद में आता है, पहले अपने पर्सनल इंटरेस्ट बीच में आते हैं। और तो इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि हम देखें वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारी डेंजर में है और हमने उस वजह से ये डिसीजन लिया था। इसमें बहुत सारे पहलू जो हैं वो हमें यहाँ पर बताए जाते हैं जिनकी तफसील में यकीनन यहाँ पर जाना नहीं चाहूँगा। टैक्सेशन के बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे फ्रीकैन जो हैं वो टैक्सेशन के लिए बन गए थे कि हमें भी टैक्स दिया जाए। जिस तरह मैंने इब्तिदाइया में आपसे बात की कि 2 फ्रीकैन जैसे ही मोनाल ओपन होता है तो टैक्स देने के लिए पहुंच जाते हैं, वजारत दिफा पहुंच जाती है, सीडीए पहुंच जाती है, दीगर भी फ्रीकैन हैं। तो इस तरह के जो मामलात थे और उससे बढ़कर जो मोनाल के मालिकान थे वो जब अदालत में आया करते थे वो यही कहते थे कि हमें इस अदालत से जो इंसाफ की उम्मीद है वो बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी की ये ऑब्जर्वेशन कि उस वक्त के जज साहिब, और इससे बढ़कर आपको ये बताऊं कि एक सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया 2024 में कि ये कल अज़म जो खत्म कर दीजिए, गिरा दिया जाए, लेकिन उसके बाद जो फरीकैन होते हैं उनके पास अपील का हक होता है। लेकिन जब उन्होंने अपीलें दायर की तो उस पर भी गुस्सा किया उस वक्त के चीफ जस्टिस ने। तो इससे हमें जो इशारे मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट पहले आते हैं, मुल्क का इंटरेस्ट बाद में आता है। यकीनन मुल्क का इंटरेस्ट इसमें था, वाइल्ड लाइफ पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे थे। और कल का जो अभी फैसला आया उसमें जो अहम पहलू मैं आपके सामने अगर रखूं तो अब मलकियत के जितने भी फैसले हैं वो कहने को तो ये कल अज़म करार दे दिया गया, लेकिन अभी हकीकत ये है कि ये जितना भी फैसला है ये ट्रायल कोर्ट को भेजा गया है। ट्रायल कोर्ट को ये कहा गया है कि वो गलत क्या है सही क्या है उसकी बुनियाद पर अब फैसला करेगी। क्या यहाँ पर होटल होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था तो क्या प्रॉपर कानून के तहत था। तो जितने भी ये मामलात हैं ये अब ट्रायल कोर्ट जो है इस बारे में फैसला करेगी। विफाकी आईनी अदालत ने ये तमाम तर जो मामलात हैं वो ट्रायल कोर्ट के सुपुर्द कर दिए हैं। ओके, अब ट्रायल कोर्ट के सपोर्ट कर दिए हैं, लेकिन कुछ भी है इससे डेफिनेटली सी बात है मुनाल के मुलाजमीन को बहुत खुशी हो रही है कहा जा रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट की जगह जो है डेफिनेटली उनका एम्प्लॉयमेंट का जो इशू आ रहा था, उनका अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, उसको टैकल कर लेंगे वो लोग। लेकिन देखें कुछ भी है, अगर हम ओवरऑल देखें तो नेशनल पार्क में रेस्टोरेंट्स नहीं होने चाहिए, ये भी एक रूल और पॉलिसी होती है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना चाहिए। क्लाइमेट चेंज का शिकार हम भी हो रहे हैं ग्लोबली, पूरी दुनिया में, और इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इन्हीं फैसलों की वजह से कि हम इस शहर की भलाई नहीं देख रहे, हम अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को देख रहे हैं। तो इस हवाले से जो आम शहरी है या आप कुछ इदारों को अगर मैं उनकी बात करूं जो रिलेटिव इसके इदारे हैं, वो उनके क्या रिमार्क्स हैं इस फैसले पर? क्या वो इससे खुश हैं या वो समझते हैं कि ये शहर की भलाई के लिए अच्छा नहीं है और ये नहीं होना चाहिए? मैं आपको सुन नहीं पाया।
इस हवाले से, इस फैसले के हवाले से आखिर आम शहरी के या इससे रिलेटेड जो इदारे हैं उनके क्या रिमार्क्स हैं? क्या ये फ़ैसला ठीक है इस शहर की भलाई के लिए? क्लाइमेट चेंज का असरात जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद को भुगतने पड़ रहे हैं, और ऊपर से ये फ़ैसले कि हम अपने नेशनल पार्क्स में जो हैं दोबारा से इस तरह की, पहले ही हम कंस्ट्रक्शन से, आप देखें अगर हम अपने करीबी शहर मरी की बात करें तो वहाँ क्या हालात हो गए हैं। सिर्फ कंस्ट्रक्शन की जैसे ही इजाज़त खुली, आप देखें कि वहाँ पे कितना अफेक्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज का, सिर्फ इन बिल्डिंग्स और इनकी वजह से। ये जो वहाँ पर ऐसे एरियाज़ में जब हम ओपनली कंक्रीट और इन चीज़ों को, और ख़ास तौर पर ये जो अब उसके बाद जो लोगों का क्राउड जाता है, जो वाइल्ड लाइफ के लिए डेंजर है एक बहुत बड़ा, उसको कैसे हम टैकल करेंगे? एग्जैक्टली जिस तरह आपने कहा कि जहाँ तक शहरियों की बात है, तो शहरियों में मेरे समेत एक सवाल ये पाया जाता है, हमारे मासूम जहनों में ये आता है कि एक वक्त में एक फैसला आता है, साल पहले फैसला आता है, उस वक्त ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट फैसला है, ये बिल्कुल बेहतरीन फैसला है। लेकिन साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, चंद साल गुजरते हैं, वो फैसला चेंज कर दिया जाता है और फिर उस वक्त ये कहा जाता है कि ये सही फैसला है। तो हमारे मासूम ज़हनों में सवाल भी आता है कि कल को कोई तीसरी पार्टी आएगी, वो ये फैसला करेगी कि नहीं अब ये यही फैसला है, सही फैसला है। तो इस तरह फैसले होते हैं, नस्ला टावर को गिरा दिया जाता है, गरीबों की बस्तियां भी गिरा दी जाती हैं। उस वक्त ये कहा जाता है कि ये सही फैसले हैं, लेकिन बाद में उन फैसलों को चेंज कर दिया जाता है, कल अज़म करार दिया जाता है। तो शहरियों में तो ये सवाल इस वक्त रेज हो रहा है कि उस वक्त के नुकसान का अजाला कौन करेगा? वो जो मुलाजमीन जिनकी नौकरियां चली गई थी, उनको उस वक्त जो परेशानी का सामना करना पड़ा था, उसका अजाला कौन करेगा? और जो कंसिस्टेंसी है हमारे आइन के निज़ाम में, हमारे कानून के निज़ाम में, जुडिशरी के निज़ाम में, वो कब तक आखिर आएगी? कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? 75 से 76 साल हो चुके हैं, एक साल में एक फैसला आता है, 2 साल में चेंज कर दिया जाता है, तीसरे साल में कोई तीसरी पार्टी आएगी, वो कहेगी नहीं ये फैसला ठीक नहीं, ये सही फैसला है। तो शहरियों में तो ये सोच पाई जाती है। जहाँ तक आपने बात की इदारों की, तो इदारों में अभी तक जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री हो गई या दीगर जो इससे रिलेटेड अदारे हो गए, उनकी जानिब से अभी तक कोई रिमार्क सामने नहीं आए हैं आया कि ये अच्छा फैसला हुआ है या बुरा फैसला हुआ है। अब इसमें आने वाला वक्त ही बताएगा और इस पर अभी तबसरा करना मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त होगा कि वो किस लेंस से इस फैसले को देख रहे हैं। बस फैसला करने वाले भी हम हैं, देने वाले भी हम हैं, और उसको चेंज करने वाले भी हम ही होते हैं। बात यही है कि वही बात आ गई, जब हम पाकिस्तानी बनकर नहीं सोचेंगे, पाकिस्तानी बनकर फैसले नहीं करेंगे, पाकिस्तानी बनकर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक यही होता चला जाएगा। हमें सबसे पहले अपने मुल्क के मफाद के लिए सोचना है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम ये बात जानते हैं कि मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे, मुल्क नहीं रहेगा तो ना हम फैसले कर पाएंगे, ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस मुल्क की बका के लिए, इसकी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके दूसरे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इश्यूज़ हमें इस मुल्क को फेस करना पड़ रहे हैं, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। इसमें जो मलकियत के तनाज़े की आपने बात की, तो मरगला हिल्स की इस ज़मीन की मलकियत आखिर है किसकी? जिस तरह मैंने आपसे थोड़ी तारीख सामने रखी कि मुशर्रफ दौर में ये जो जमीन है ये अलॉट की गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंटेरियन को, लेकिन उसके बाद उन्होंने सबलेट कर दिया था किसी दूसरे को। तो उसके बाद ये जमीन होती हुई जो मोनाल के मालिकान थे, जिस वक्त ये मोनाल को गिराया जाता है उस वक्त ये उनकी ही मलकियत थी। लेकिन जब ये केस चला और फिर केस को गिराने का फैसला हुआ, तब ये कहा गया कि ये जो जमीन है ये वाइल्ड लाइफ की जमीन है और यहाँ पर ये जो नाजायज तजावुजात है वो बनी हुई हैं। तो उस वक्त ये फैसला जो है वो सामने आता है, लेकिन उससे पहले ये जो जमीन थी ये मोनाल के मालिकान की ही जमीन थी। अब जहाँ तक ये आपका सवाल है, जो मलकियत के जो फैसले हैं अब ये ट्रायल कोर्ट को भेज दिए गए हैं। ट्रायल कोर्ट में दोबारा से ये केस चलेगा, दोबारा से समाअत होगी और उसमें फैसला किया जाएगा क्या गलत था, क्या सही था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। और इसमें एक और आपको नुक्ता बताता हूं जो आपने शुरू में सवाल किया था कि इसमें इंटरेस्ट किसका था, क्या रियासत का इंटरेस्ट था, किसी पर्सनैलिटी का इंटरेस्ट था। तो आपको ये बताऊं कि जब ये फैसला हुआ था 2024 में, उस वक्त जो अहकामात थे वो इस्लामाबाद में 40 से ज़ायद नाजायज तजावुजात को गिराने के अहकामात थे, लेकिन गिरी कितनी? सिर्फ एक मोनाल को गिराया गया।
तो मेरे ख्याल में ये आपके सवाल का बेहतरीन जवाब। तलहा, जिस तरह आप अभी सिर्फ उसको उन रिमार्क्स को देख रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू अबाउट दैट, लेकिन जिस तरह आप उन रिमार्क्स को देख रहे हैं कि जी वो पर्सनल इंटरेस्ट में थे, तो मुझे तो लगता है अभी भी हम पर्सनल इंटरेस्ट ही देख रहे हैं कि जी वो अपने हक में किया, वो अपने हक में किया। हमें अभी भी इस फैसले को अपने मुल्क के लिए देखना चाहिए और इसके मफाद के लिए देखना चाहिए, चाहे वो वाला फैसला ठीक हो या वो हो। और उस लिहाज से अगर हम देखें तो वाइल्ड जो ये नेशनल पार्क है, इसकी ज़मीन डेफिनेटली हमेशा मुल्क की ही रहती है, और ये रूल होता है किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, नेशनल पार्क जो है उसको हमें उसकी जो हिफाजत है, उसकी जो प्रोटेक्शन है, वो मुल्क इंतज़ामिया की, हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। एंड थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। आई होप कि हम सिर्फ अपने मुल्क के लिए सोचें, इस पर मैं यही कह सकती हूँ जी। हमारे साथ अभी मौजूद है राना उमैर, रिपोर्टर है रोज़ न्यूज़ से, उन्होंने ज्वाइन किया हमें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। जी उमैर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निज़ाम फ़राहमी इंसाफ मजबूत बनाने के लिए डिजिटल तब्दीली में अहम पेशरफ्त हासिल कर ली है। आखिर वो डिजिटल चेंज क्या है, उसके बारे में क्या रिपोर्ट है, हम चाहेंगे कि आप ऑडियंस के साथ शेयर करें, क्योंकि आजकल ये जो दौर है, ये जो एरा है, ये डिजिटल एरा ही है, और हम सब जो है अब डिजिटलाइजेशन की तरफ चल रहे हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी है इन्होंने जो इस्तेमाल की है? देखिए मैम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस या अफरीदी 2025 के स्टार्ट में एंड 2026 में वो 2 दफ़ा तुर्किया का दौरा कर चुके हैं, और एक दौरा जो वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, गुज़िश्ता मंथ उनकी तरफ से भी दौरा किया गया तुर्की का। तो इन दौरों के बताने का पर्पज़ ये है कि दोनों चीफ जस्टिस की तरफ से डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात के हवाले से कुछ पहलू शेयर किए गए थे। तुर्किया के अंदर जो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो 3 रोज़ा, और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 1 हफ्ते के दौरान ये जारी रही। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी गुज़िश्ता मंथ 4 सीएम को बुलाया गया था, KPK, सिंध, पंजाब और पाकिस्तान के 4 सूबे के जो सीएम हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उनको बुलाने का पर्पज़ यही था कि जो कैदी हैं उनके हवाले से इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन, और सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़ा इशू है वो केसेस का है। केसेस की समाअत बर वक्त नहीं होती, उनके फैसले बर वक्त नहीं आते, बेंचेस नहीं लगते, बेंचेस टूट जाते हैं, जो पिटिशनर हैं वो दायर नहीं होती। तो इन सब का एक बेहतरीन सोल्यूशन, जिनका हम एज अ बीट रिपोर्टर और जो सीनियर सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी सालों से कवर कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव 2 हैं। एक तो चीफ जस्टिस 12 बार इस्लाहात की बात करते हैं, और दूसरा, जैसा आपने सवाल में भी कहा कि ये 2026 का जो 21वीं सदी का जारी है वो डिजिटलाइजेशन का है। तुर्की के अंदर हम अदालतों को देखते हैं जिनके ऑनलाइन फैसले भी हमें नज़र आते हैं डिजिटलाइजेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। हम चाइना में देखते हैं लॉ एंड जस्टिस के जितने भी केसेस हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में लगभग मैम 50,000 प्लस केसेस ऐसे हैं जो अभी तक सामने नहीं आए, जिनकी समातें शुरू नहीं हुई। तो इन्हीं को पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन का फैसला किया, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी, जितने भी पिटिशनर होंगे, और कुछ फीस के हवाले से भी इसमें कमी पेशी की गई है। तो अब ये ऑनलाइन इस्लाहात की जाएंगी, ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन की जाएंगी, जिससे फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि जो केसेस हैं डेली बेसिस के, जो थाउजेंड्स में इंक्रीज होते हैं, वो उन पे प्रेशर कम आएगा, और जो रोजमर्रा के रूटीन के केसेस हैं जिनकी समाअत कमरा अदालत में होती है, उस पर भी केसेस में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने इसमें डिजिटाइज्ड मुकदमात में से जो बयान किया, 11,999 मुकदमात का फ़ैसला भी किया जा चुका है, और इसका जो अमल है सुप्रीम कोर्ट के मामूल की अदालती काम के साथ मुकम्मल किया गया है। इसमें आप OCR और CIMS को जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की फ़ाइल्स हैं, इसको किस तरह से इसको प्रोसेस किया जाएगा, इस हवाले से क्या रिपोर्ट है?
मैम रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट को क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होंगी, जैसे हम फॉर एग्जांपल मैम लोन की पोर्टल करें, किसी भी जो लोन हुकूमत इंट्रोड्यूस करवाती है गरीब लोगों के लिए, तो इसी तरह इसका भी पोर्टल होगा ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन। ये सुप्रीम कोर्ट के वेब पे पोर्टल होगा जिसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट डेली बेसिस पे चेक करेंगे कि कितनी एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं और कितनी, क्योंकि मैम जितने भी केसेस हैं ये रजिस्ट्रार जो है वो पेंडिंग पे करते हैं और वही वीकली जब शेयर की जाती है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक एक शेयर की जाती है जिसमें बेंचेस और जजेस के सारे जो केसेस हैं वो लगते हैं कि ये जजेस ये केसेस जो हैं वो सुनेंगे और इतना रुकनी बेंच होगा। तो अब ये सिस्टम ऑनलाइन होगा क्योंकि बड़े केसेस जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के या सीडीए के या जितने भी इदारे हैं उस हवाले से, तो वो केसेस कमरा अदालत में सुने जाएंगे और लोकल केसेस होंगे जो ऑनलाइन होंगे उनकी चीफ जस्टिस या जितने भी जजेस होंगे काज लिस्ट में उनकी डिजिटलाइजेशन समाज जो है वो की जाएगी और सुनी जाएगी बाकायदा ऑनलाइन तरीके से। ओके आपने कहा कि ये इस तरह से इनकी ऑनलाइन पोर्टल होगा, जिस तरह हम बाकी आप देखें बाकी इदारों में भी ऑलमोस्ट यही अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर क्या अभी भी हम तवक्को कर सकते हैं या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग जो हैं वो खुद से अपने पोर्टल जो है वो फिलअप करेंगे, या इसमें भी फिर वो बाहर बैठ जाएंगे जी कमीशन लेकर, वो जो बैठे होते हैं कि हम फॉर्म फिल कर देंगे, तो अब वो कंप्यूटर पे कहेंगे जी हम आपका ये सारा प्रोसेस कर देंगे अगर सबमिट नहीं हो रहा, या उसको बहुत अच्छी की ट्रांसपेरेंसी और बहुत इजी वे है वहां पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने का? देखिए मैम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो जस्टिस यहिया अफरीदी हैं वो डिसिप्लिन चीफ जस्टिस लगते हैं। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो, क्योंकि उनका दूसरा साल अभी अक्टूबर में उनको 2 साल हो जाएंगे एज अ चीफ जस्टिस, तो हमने 12 बार उनसे बीट रिपोर्टर्स की मीटिंग हुई इसी हवाले से, इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के हवाले से। जैसे हम कचहरियों में देखते हैं वहाँ बाहर बैठे हुए कम रेट्स पर जो है वो चीज़ें फिलअप करके अंदर पहुँचा दी जाती हैं। तो इस चीज़ पे रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सख्ती से कहा गया है सख्ती से निपटा जाए, डिसिप्लिन को देखा जाए, चेक एंड बैलेंस देखा जाए, किसी भी साथ अंश ना हो इस हवाले से इंसान को। तो ये जो ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन के हवाले से इस्लाहात का फैसला किया गया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और होपफुल हैं कि ये इनिशिएटिव जो है वो आवाम के लिए जो उनकी जितनी भी समातें होती हैं, जितने भी केसेस हैं, उनको रिलीफ मिले और उनको इंसाफ मिले। तो कोशिश यही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हमेशा इस्लाहात की बात करते हैं, तो इस्लाहात होपफुल हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब नजर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आए जी। वो हम वही बात है, हम हर अच्छे फैसले के साथ ही उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि वाकई में इस पे इम्प्लीमेंट हो और बहुत अच्छे से हो, जो कि स्टार्ट हो चुका हुआ है, प्रोसेस चल रहा है। मगर उमैर साहब, मेरा क्वेश्चन वही है क्योंकि आम जो अवाम है वो मोस्टली उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे एक आम शहरी है तो वो फिर उसमें हेल्प लेते हैं, तो वहाँ पर कोई हेल्प सिस्टम भी मौजूद होगा जो इसको रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा? जी बिल्कुल मैम, जैसे मैं रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उनको कि जितने भी केसेस ऑनलाइन आएंगे वो डेली बेसिस पे चेक किए जाएंगे। और मैंने आपको जैसे पहले बताया फीस के हवाले से भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी कंट्री में सबसे बड़ी अदालत होती है हाई कोर्ट के बाद, तो जाहिर सी बात है जो एक आम आदमी होता है वो वकील हायर करता है, फिर वकील की फीसिस होती हैं, फिर उनकी हेयरिंग की फीसिस होती हैं। तो ऑनलाइन के हवाले से किसी भी जो केस होगा किसी भी आदमी का, तो उनको इतना वकीलों के पीछे फिरना नहीं पड़ेगा, वकीलों के इतने तरले नहीं करने पड़ेंगे फीस के लिए, क्योंकि फीसिस आजकल बहुत ज्यादा हैं के हवाले से। तो ये ऑनलाइन सिस्टम के लिए किया गया है कि एक तो उनको फीस का रिलीफ मिलेगा, प्लस उनको मेरिट पे उनके केसेस फ्रंट पे आएंगे। जब उनके केसेस फ्रंट पे आएंगे तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो केसेस हैं वो एज अ ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो है वो सुने जाएंगे और उसका बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये जितने भी पेंडिंग केसेस हैं ये हमने टाइमली इंशाल्लाह खत्म करने हैं। अच्छा, इसमें आपने कहा ये सुने जाएंगे, 11,000 प्लस केसेस तो ऑलरेडी हो भी चुके हैं, तो उनका जो प्रोसेस हुआ मैं आवाम जानना चाहती है कि क्या वो इसी तरह फेयर बेसिस पे हुआ है?
जी बिल्कुल मैम, फेयर बेसिस पे हुआ, क्योंकि हम वहीं पे ही सुप्रीम कोर्ट में ही हमारा आना जाना लगा रहता है। फेयर बेसिस पे हुए, और फेयर बेसिस पे हुए तभी रिजल्ट सामने आए। रिजल्ट हमेशा अच्छी चीजों के सामने आते हैं। हाँ, कुछ केसेस अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कल चूंकि जो खबर मैंने दी थी तो उसमें यही चीज वाजिया की गई थी, जो फैसिलिटेशन सेंटर सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया है वो पब्लिक के लिए बनाया गया है। अगर फॉर एग्जाम्पल उनकी एप्लीकेशन में टाइम लग रहा है तो वो पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर में जाएंगे, वहां पे बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक टीम रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन के हवाले से, केसेस के हवाले से। तो फैसिलिटेशन सेंटर बनाया ही पब्लिक के लिए गया है। वो पब्लिक वहां पे जाके टीम के हवाले से अपनी पूछती है कि जी हमारे जो केसेस हैं उनका क्या बन रहा है, तो वो तफसीली ब्रीफिंग भी इस हवाले से फैसिलिटेशन सेंटर वाले पढ़े हैं उनको। ओके, थैंक यू सो मच आना उमैर साहब, आपने रिपोर्ट शेयर की सुप्रीम कोर्ट में डिजिटाइजेशन के जो का अमल है उस हवाले से। थैंक्स अगेन, आपने ज्वाइन किया। इसके साथ ही टाइम होता है एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस और हम आपके साथ शेयर कर रहे थे जी आवाज़ ओके हम आपके साथ शेयर कर रहे थे ब्रेक से पहले, न्यूज़ ब्रेक से पहले जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना सारा का सारा प्रोसेस है वो डिजिटल कर लिया है। डिजिटाइजेशन की तरफ आ चुके हैं हम लोग। ये बहुत ही एक अच्छी और खुशाइंद बात है कि हम जो है दुनिया के साथ साथ अब ख़ुद को अपडेट कर रहे हैं, और अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। और ये मैं सिर्फ ये तो हम मुल्की सतह पर डेफिनेटली सी बात है, हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली भी बहुत सारी हमारी यूथ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है या बहुत उसका शिकार हो जाती है डिसअपॉइंटमेंट का। उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। कुछ अर्से पहले मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलती थी जो कि कहते थे हमने नहीं जाना इतना ज़्यादा, हमसे नहीं होता सोशल मीडिया, हम नहीं इतना ज़्यादा यूज़ कर सकते, या हम अपने फेस को नहीं एक्सपोज करना ऑन सोशल मीडिया, या फिर हमें कुछ भी नहीं एक्सपोज करना ऑन सोशल मीडिया। बट आज मैं कुछ सालों के बाद देखती हूँ कि वो लोग जो ये कहते थे वो भी किसी न किसी तरह से सोशल मीडिया पे अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, ख़ुद को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये अब एक तरह से मैंडेटरी हो गया है। मुझे लगता है जब तक आप ख़ुद को नहीं अपनी प्रोडक्ट को नहीं दिखाएंगे, जब तक कि आप अपने बिज़नेस को नहीं शो ऑफ़ करेंगे तो वो बिकेगा नहीं। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। ये वो वाला दौर आ चुका है, और मुझे लगता है कि किसी हद तक अच्छी बात है कि हमारी यूथ को ये समझ आ रहा है कि हमें ख़ुद को अपडेट करना ही करना है। और जब आप करते रहेंगे, मैं यही एडवाइस करूँगी अपने बच्चों को, यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को, कि प्लीज़ आप लोग जो हैं वक्त के साथ साथ ख़ुद को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखें और ख़ुद को उसके मुताबिक जो है वो ढालें, तो आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हर दौर की जो ज़रूरियात होती हैं वो उसके मुताबिक होती हैं। देयर वाज अ टाइम जब डॉक्टर्स चाहिए होते थे, अब डॉक्टर्स भी अगर IT के साथ मुंसलिक ना हो या अपने आप को बस एक क्लिनिक में बैठ के बंद करके रख लेंगे तो उनका क्लिनिक भी नहीं चलेगा, उनका हॉस्पिटल भी नहीं चलेगा। वो तब तक नहीं चलेगा जब तक वो ख़ुद इस चीज़ को डिजिटल नहीं करेंगे, डिजिटाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसी तरह जी, अब इंजीनियरिंग हर फील्ड में ये चीज़ हो चुकी है। तो मेहनत करें, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी के साथ करें और अपडेट खुद को रखें जी। तो आपके साथ न्यूज़ शेयर करूंगी जी। सदर ट्रंप के फ़ीस वसूली के ऐलान के हवाले से उस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनका रिएक्शन जो सामने आया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि ईरान हमेशा से आबनाए होर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा और हमेशा रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ होर्मुज़ पर फ़ीस वसूली के बयान के बाद जारी किया गया। बयान में उनका कहना था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल्कुल दुरुस्त हैं, जो भी स्टेट ऑफ होर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करता है उसको उस काम का मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि 20% बहुत ज़्यादा हैं, हम मुनासिब रखेंगे जी। इसके साथ ही सऊदी अरब के अच्छा जी, आपको बताते चले हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान ने, जो कि दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं, एनालिस्ट हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। जी ब्रिगेडियर साहब, ये जो ट्रंप है, डेफिनेटली सी बात है, इसकी एक हिस्ट्री चली आ रही है और ये ऐसे बयान दे देता है जो कि किसी हद तक धमकी के ज़मरे में आते हैं। अभी भी जो है जो सख्त हमले हैं उसकी तरफ से बयानात के वो जारी हैं ईरान पर, जबकि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं दूसरी तरफ। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, दुनिया को जो है ना धोखे में नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग ये कहते थे कि जी ये ट्रंप जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ हो गया और इस किस्म की बातें। ये असल में ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये आपस में हैंड इन ग्लव हैं और ये 1990 की दहाई से मुसलमानों को मारते आ रहे हैं और इन्होंने जो है ना 115 मिलियन के करीब मुसलमान मार दिए, बहुत सारे मुल्क तबाह कर दिए और आखिरी जो स्ट्रॉन्ग मुल्क खड़ा था उस खित्ते में मशरक़ वस्ता में वो ईरान था। और 40 साल से नेतन्याहू ये कोशिश कर रहा था कि अमेरिका जो है वो उसके साथ मिलकर ईरान के ऊपर बमिंग करे, उनको डिग्रेड करे। उनके खिलाफ सैंक्शंस नहीं, लेकिन ईरानी जो है वो सरगो नहीं इनके सामने और इंशाल्लाह होंगे भी नहीं। तो ये जो अमन की बातचीत होती रही है, ये सिमरिंग होती रही है, ये उनके मिड टर्म पोल तक मैंने कई दफ़ा कहा है कि ये इसी तरह सूरत हाल रहेगी और अमेरिका जो है वो पासदारी नहीं करेगा किसी भी मुआहदे की। आगे भी उन्होंने 2 दफ़ा नेगोशिएशन के दरमियान जो है वो ईरान के ऊपर बॉम्बिंग की और अब जो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग से उससे वो मुनरफ हो गया है। मेरे ख्याल में यहूदियों ने टैसिटली रिपब्लिकन पार्टी के साथ और ट्रंप के साथ ये मुआहदा कर लिया कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट देम इन देयर मिड टर्म पोल्स और इन द बार्गेन दे रीस्टार्टेड द वॉर इन द मिडल ईस्ट। बात यह है कि ईरान ने जो उनको नुकसान पहुंचाया था पिछली जब जो जंग हुई थी 40 दिन की, उसमें दे कुड नॉट लीव ईरान एम्बोल्डन्ड एज अ सर्टिफाइड मिडल पावर इन द रीजन। बदकिस्मती से ये है कि जो खित्ते के ममालिक हैं उनकी पॉलिसी क्लियर नहीं है। मुझे ये शक है कि अंदर से शायद वो अमेरिका से कहते हो को ईरान को आप फर्दर डिग्रेड करें, हमें इससे ख़तरा है। मुसलमान मुल्कों को ईरान से कोई ख़तरा नहीं है, मुसलमान मुल्कों को इजराइल और अमेरिका से ख़तरा है। और ये जो जंग दोबारा शुरू हुई है ये बहुत ज़्यादा ओमिनस है और जो चीज़ हमें पता नहीं पा रही है यहाँ पे तो चूँकि वेस्टर्न मीडिया छाया हुआ है और ईरान का मीडिया जो है इतना सुना देखा नहीं जाता, तो बाद में पता चलता है कि ईरान ने अमेरिकियों का कितना ज़्यादा नुकसान किया है। तो ये जंग जो है ना ये बहुत भयानक तरीके से भी इधर उधर जा सकती है। मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ कि नेतन्याहू अमेरिका को कह रहा होगा कि आप अगर ये कंट्रोल नहीं हो सकता कि तो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब मारे। अमेरिका जो है वो उसमें कोई इंसानियत नहीं है, वो इंसानियत का कातिल है। वो उसकी जो तारीख है मोस्टली वो जंग व जदल पे है और उन्होंने लाखों इंसान बेगुनाह मार दिए, चाहे वो वियतनाम हो, कंबोडिया हो, लाओस हो, कोरिया हो, मुसलमान ममालिक हो, लातीनी अमेरिका के साथ जो उसका किरदार है वो। तो ये एक बदबख्त हाथी है जो कंट्रोल नहीं हुआ और फिर ये शुरू हो गया। ये देखिए इन्होंने स्कूलों पे अटैक किया, बेगुनाह बच्चे मारे इन्होंने फ़लस्तीन में और बाकी मुल्कों में, मशरिक़ वस्ता में, अब ये लबनान में भी शुरू है। सीरिया को इन्होंने तबाह कर दिया, इराक़ को तबाह कर दिया, लीबिया को तबाह कर दिया, अफ़गानिस्तान को इन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो ये रुकने वाले नहीं थे, दे कुड नॉट लीव दैट, सो दे हैड टेकन अ स्ट्रेटेजिक पॉज एंड दे आर एट इट अगेन। इन को आप ये देखें कि जब इन्होंने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो उस वक्त तक ये सोल न्यूक्लियर पावर थे। अमेरिका जो है वो बहुत ख़तरनाक बम बनाता है, डिप्लेटेड यूरेनियम के भी, और बड़े बड़े बम जो उनके बड़े बम्बर्स फेंकते हैं B-52 और B-1 बम्बर्स, उनको ये बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है कि उनकी कोलेटरल डैमेज में बेगुनाह लोग मरेंगे, स्कूलों में मरेंगे, ये क्या होगा, एक मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर टूटेगा, इंसानियत को कितना नुकसान होगा। गजा को देखें, उसको देख के दिल रोता है। और मुसलमानों की नागुफ्ताबे हालत ये है कि मुसलमानों ने बिल्कुल अपना फेथ, अपना कुरान शरीफ, उसमें जो है कामात है अल्लाह के, उसकी रूहगर्दानी की है। और मुझे ये बहुत डर लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से
मुसलमानों के लिए एक कलेक्टिव मुसीबत ना कोई खड़ी हो जाए। ये मुसीबत तो है जिसको हम जो जहाँ पे हम खड़े हैं वो बहुत ही एक डेंजरस बात है। तो मेरा ख्याल में ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ईरान को, मैंने सुना है टेलीविजन पे बाकी चैनल पे कि जी ईरान को ये नहीं करना चाहिए और ईरान को वो नहीं करना चाहिए, उन्होंने प्रोवोक किया, ईरान को चाहिए था कि चुप रहता ताकि अमेरिका चला जाता। ये कैसी सोच है? अमेरिका जाता है मशरक़ वस्ता से छोड़ के इस तरह। वो कह रहा है कि मैं हरमुज से जो है वो किराया लूंगा लोगों से। वो कह रहा है कि मेरे जो $30 बिलियन के करीब खर्च हुए, मैं कई ट्रिलियन डॉलर जो है वो लूंगा अरबियों से, और अरबी उसको पैसे देने के लिए तैयार है। अमेरिका अच्छा, ये यूएई का अगर हम किरदार इसमें देखें तो उसको, क्योंकि माशाल्लाह आप एक फील्ड में हैं और आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, तो ये यूएई का रोल आप किस तरह से इसमें देख रहे हैं? यूएई ने तो $3 बिलियन पाकिस्तान से लेके ईरान को दे दिए। उन्होंने कहा जी हम पे बमबारी ना करना। हालांकि वो टैसिटली अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ मिले, उन्होंने उनको पैसे दिए कि भाई आप हम पे बमबारी ना करें, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ये बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है। देखिए, हमें ये शक नहीं होना चाहिए कि जो डिक्लेयर्ड जो अलायंस है मशरक़ वस्ता की, उसमें इसराइल, यूएई, हिंदुस्तान और अमेरिका है। और तो ये किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये इस तरह है। देखिए ना, यूएई ने जो सहराए अरब का, उसमें सबसे बड़ा बुतखाना कायम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और की जो तक़ोद रही है उनके जद्द अमजद से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने काबा में बुतखाना तोड़ा, बुत उधर से ख़त्म किए। बड़ी कुर्बानियाँ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको घर छोड़ के हिजरत करनी पड़ी, मदीना जाना पड़ा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस से कहना पड़ता है कि उसी जगह पे, उस सहराए अरब में, अरबियों ने फिर एक बहुत बड़ा बुतखाना जो है वो कायम कर लिया है। और हिंदुस्तान के जो इरादे हैं अखंड भारत के, उसमें ये भी वो कहने की जसारत करते हैं वो लाइन कि हम जो है वो मक्का शरीफ को फिर बुतखाने से खुदा न खास्ता हम बसाएंगे। तो मुसलमानों की हालत बहुत नागुफ्ता बेहजी आपस में बटे हुए हैं। चाहिए तो ये था कि ये इकट्ठे होकर मुकाबला करें। ये एक एक करके मार रहे हैं, इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, शुतुरमुर्ग की तरह मार खाई जा रहे हैं। और अभी तक इन्होंने अपनी पॉलिसी जो है उस तरीके से उस्तवार नहीं की जो उनके हक में हो। उसकी वजह ये है कि मुसलमान मुल्कों में जो हुकूमतें हैं उनकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, उनमें लोग शामिल नहीं हैं, उनका वोट शामिल नहीं है। ये सिर्फ अपने शेखडम और अमारात बचाने के लिए ये है, और अमेरिका इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। और इसराइल जो है वो ये इरादा रखता है कि वो आधा सऊदी अरब, पूरा सनाई, पूरा सीरिया, ये उसका एक ग्रैंड प्लान है। दूसरा अखंड भारत वाला भी जो है वो इसी किस्म की बातें कर रहा है। और बदकिस्मती से हमारा जो नेबर है अफगानिस्तान, वो इनके साथ मिला हुआ है। हम बात तो करते हैं इसराइल की, यूएई की, अमेरिका की और हिंदुस्तान की, लेकिन अब हम कब बात करना शुरू करेंगे कि अफगानिस्तान, इसराइल और हिंदुस्तान एक है? और ये जो हमारा प्रॉब्लम है जो क्रिएट किया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, इन्होंने एक रीजनल प्रॉब्लम बना लिया है कि दुनिया के जो लोग हैं उनको हमारी कोस्ट लाइन नजर आती है हरमुज के साथ, और पीछे सारा बलूचिस्तान खाली नजर आता है, और उसको हमसे छीनने की तो कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये यकीन है कि पाकिस्तान इतना तकड़ा मुल्क है, इसकी डिसीजन मेकिंग भी ठीक है कि इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कभी भी किसी भी दहशतगर्द को यहाँ पे कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन हमें अपना एक्सटीरियर मनूवर, अपने इंटरनल हालात जो है वो ठीक करने हैं ताकि हम इन ख़तरात का सही मानों में नबर्द आज़मा हो सकें और इससे कामयाब हो सकते हैं अपने दुश्मनों को जो है वो नाकाम करने में। तो ये जो सूरत हाल है जी मशरिक़ वस्ता की, जो आपका टॉपिक है, इसके ऊपर मैं वापस आते हुए और इस बहस को कदरे समेटते हुए ये कहूँगा आपसे कि ये जो जंग है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, और इस मुसलमानों की इन्हितात के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए अमेरिका इस खत्े में मौजूद है। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि चीन जो है वो इतना बड़ा मुल्क है, इतना ताकतवर है, लेकिन वो इस मामले में बिल्कुल खामोश है। मैं ये नहीं कहता कि वो जम मार के सामने आए और लड़ाई शुरू कर दे और मिसाइलें चलाना शुरू कर दे या ये कर दे, लेकिन
पोस्टरिंग और पॉलिसी मेकिंग और यानी कि और भी बहुत सारे तरीके होते हैं अमेरिका को नाकाम बनाने के लिए, लेकिन चीन को देखा गया कि वो कदरे खामोश है, उनकी पॉलिसी ऐसी है या वो इसमें आना नहीं चाहते। हालांकि अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका ब्लॉक होती है तो चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें ईरानी वजारत ख़ारजा की तरफ से भी बयान आया कि ये जो अमरीकी हमले हुए इन्होंने कई माह से जो सफारती कोशिशें चल रही थी उनको अब नाकाम कर दिया है, तो ओपनली ये स्टेटमेंट भी आ गया है। लेकिन हम पिछले जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है हम यही वो कहते हैं ना, मुज़ाकरात का ड्रामा कह लें या वो हकीकत कह लें, वो भी देख रहे हैं। साथ में हम ये प्रॉब्लम्स भी हम देख रहे हैं, ट्रम्प के मुख्तलिफ मुतज़ाद बयानात भी हम देखते रहते हैं। तो अब आप फ्यूचर में अगले कुछ माह में कहाँ देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, खासतौर पर इजराइल के किरदार को और इंडिया को? और ये जो इंडिया अभी तक तो खामोश है, इसमें वैसे भी उसकी आदत है वो बैक पे प्ले करता है, तो यहाँ पर आप इजराइल, अमेरिका और ईरान को किस नज़र से देख रहे हैं? बहुत एक्सप्लोसिव सिचुएशन है जी। मेरा तो ये ख्याल है, मैं कहता आया हूँ कि हिंदुस्तान की जो खामोशी है इस सिलसिले में वो बहुत मानी खेज है, और इट इज़ बाई डिज़ाइन, नॉट बाई नेग्लेक्ट। और ये कभी भी ये नहीं हो सकता कि इतना बड़ा मुल्क इस विसिनिटी में, इस खत्ते के अंदर जो है उसका कोई रोल अंग्रेज़ों ने सोचा। देखिए बात ये है कि हिंदुस्तान एक मुसलमान दुश्मन मुल्क है, मगरब मुसलमान दुश्मन इत्तेहाद है, तो इजराइल तो है ही है। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि जी हिंदुस्तान पीछे रह गया और हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं है, वो बेवकूफ़ों की जन्नत में रह रहे हैं। आस्ता आस्ता उन पे यहाँ होगा कि क्या हो। एक और बात डेंजरस ये हुई है कि सऊदी अरब ने यमन के ऊपर हमला कर दिया है। हमारा उनसे दिफाई मुआहदा है, कल को अगर यमन उधर मिसाइलें चलाती है या इनक्रेस करती है तो फिर हमारा और उनके मुआहदे का क्या होगा और हमारी इन्वॉल्वमेंट ये क्या होगी। इट्स वेरी प्रिकेरियस, वी आर वॉकिंग अ टाइट रोप इन द मिडल ईस्ट। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑल्दो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, लेकिन हमें अपने अरबी भाइयों को ये समझाना चाहिए कि जनाब आपको ईरान से कोई ख़तरा नहीं है, और आपको जिन लोगों से ख़तरा है आपको उस चीज़ को जानते हैं, आप उसकी तरफ आएँ, सच्चाई की तरफ आएँ, ताकि अल्लाह भी आपके साथ हो और कामयाबी भी आपके जो है कदम चूमे। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी जो है वो ऐसी है कि जिसके अंदर मगरब को फ़ायदा हो या यहूदियों को फ़ायदा है, तो उसमें आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो आइंदा आपने ये पूछा है कि आइंदा मैं क्या देखता हूँ। मेरे ख्याल है अमेरिका के मिड टर्म पोल तक ये इसी तरह रहेगा, कोई अमन होने वाला नहीं है, और इट कैन एग्रीवेट इनटू अ बिगर वॉर, इट कैन स्नो बॉल ऑल्सो। तो अमेरिका जौहरी हथियारों के हवाले से जो उसने इस्तेमाल किए थे जापान के ऊपर, वो बिल्कुल ये चाहता होगा अंदर से कि वो न्यूक्लियर बम मारे, इजराइल के थ्रू करे या खुद करे ईरान के ऊपर। वो वहाँ पे अभी तक इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे, ये नहीं कि वो किसी अच्छाई की वजह से या कोई उनको इंसानियत की कोई परवाह है या भाई ऐसी बात नहीं है। वो अंडर थ्रेट वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि अगर ये बम मारें तो कोरिया क्या करेगा या और सूरत हाल क्या होगी इस सिलसिले में। क्योंकि अगर ये करें तो फिर यूरोप के अंदर जो जंग हो रही है वो पुतिन भी कहेगा कि यार चलो ये काम शुरू हो गया है तो मैं भी ज़रा यूक्रेन के साथ दो हाथ कर लूँ। तो दुनिया जो है ना वो बिल्कुल एक गैर महफूज मुस्तकबिल की लाइन पे खड़ी है, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा खतरा जो है वो लूमिंग है, जिसके अंदर बहुत बड़ी तबाही दुनिया में हो सकती है। और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है, बिल्कुल इस विसिनिटी में है, यहाँ पे तबाहकारियाँ हो रही हैं उसके साथ है, और उसके असरात पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं कि ये दुश्मन सारे मिल के कुछ ज़ाहिर और कुछ बातिन बलूचिस्तान में जो कर रहे हैं वो ये ना देखिए कि ये सिर्फ दहशतगर्दी है या क्या है। ये बहुत बड़ा एक रीजनल मसला है और इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है जिसको ग्रेट गेम कहते हैं, और एक ये कि एक स्ट्रेटेजिक वांट है, क्योंकि वो तरह तरह के नक्शे पाकिस्तान के इशू करते रहे। उनके लिए तो ये ईद होगी कि ग्वादर उनके काबू में आ जाए खुदा न खास्ता, और बलूचिस्तान जो है
वो उनको इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो वो कंट्रोल करेंगे ट्रैफिक इनटू स्टेपे, या जिसको आप वसी एशिया कहते हैं। तो ये सारा खिता बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। तो पाकिस्तान जो है तो उसको इदराक है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की लीडरशिप जो है उन्होंने सेस फ्रंटियर और ट्रांस फ्रंटियर जो एक्शन किए हैं वो समझते हुए किए हैं। पहले फौज जो है वो नहीं जाती थी क्रॉस द टेरिटोरियल लाइन या बॉर्डर, लेकिन ये गए हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान का जो एक्सटीरियर मनूवर है उसको थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिवनेस की ज़रूरत है कि हमने जो गुडविल क्रिएट की है आफ्टर बयान मरकूस या ईरान के हवाले से, उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें दुनिया की ताकतों को आपस में मिलाना चाहिए, खासतौर पर चीन को, ताकि हम ये मगरब की जो रेशा दबानी है इसको हम जी। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच। आपने अपना जो एनालिसिस है वो हमारे साथ शेयर किया, और हम उम्मीद कर सकते हैं, वही बात है, और दुआ कर सकते हैं कि हम तो डेफिनेटली सी बात है दुनिया में अमन ही चाहते हैं। अल्लाह करे जी मुस्लिम उम्मा को ही कामयाबी हो और दुनिया जो है वो अमन की तरफ जाए, और ट्रम्प जो है थोड़े से सेंसिबल डिसीजंस ले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ जी अभी मौजूद हैं तारिक। ओके, अभी टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। देखते रहिए मेरा प्रोग्राम, स्टे ट्यून। मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस स्टूडियो में, और हमारे साथ मौजूद हैं तारिक राजपूत, जराल एडवोकेट हैं। सबसे पहले आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कैसे हैं तारिक साहब? अल्लाह करम है, आप सुनाए ठीक हैं? खैरियत जी, हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एडवोकेट ये वो लोग होते हैं जिनसे लोग कहते हैं अल्लाह ताला करे कभी इनसे काम ही ना पड़े। ये हो गया, पुलिस का महकमा हो गया। और आप स्टूडियो में आए हैं, और स्टूडियो में हमारे पास आते हैं एडवोकेट्स तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। आप आज फैमिली केसेस के ऊपर बात करेंगे। तलाक और खुला की जो रेशो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है। मैं तो कहती हूँ कि मुख्तलिफ क्राइम्स जो उनकी रेशो भी इंक्रीज़ हो रही है। हर वो चीज़ जो हमें पसंद नहीं है उसकी रेशो क्यों इंक्रीज़ हो रही है? आखिर पॉजिटिव चीज़ों की रेशो क्यों नहीं हमारे मुल्क में इंक्रीज़ हो रही है? पहले तो बहुत शुक्रिया। और ये जो ख़ास तौर पर खुला और तलाक के हवाले से आपने बात की, आज ये बर्निंग जो है वो टॉपिक अगर आप देखें, और इनकी जो रेशो के अंदर जो इजाफा है ख़ास तौर पर, वो हैरान कुन भी है और तबाह कुन भी है। बिल्कुल। और मैं सिर्फ जिस तरह आपने एक बात की कि वकला के हवाले से कि और उसके हवाले से, ऐसी बात नहीं है। गो के जो आम एक ले मैन है उसके माइंड के अंदर जो चीज़ें हैं उसको लेकर अगर देखा जाए तो जो नेगेटिविटी है वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर आप जाएं, अगर कोर्ट्स के अंदर आप जाएं, तो आज भी बहुत बड़ी तादाद आपको वहाँ पर नज़र आएगी जो इंसाफ के असूल के लिए वहाँ पर आती है। अगर कोर्ट्स भी मौजूद ना हो तो फिर बिल्कुल ही जंगल का कानून हो। और आज के टॉपिक के वाले जिस तरह आपने बात की, तो मैंने जिस तरह कहा हैरान कुन भी है और तबाह कुन भी है। अभी एक गैलप सर्वे के मुताबिक कहा गया है कि 5 कपल में से 1 कपल ऐसा है जिसकी जो ये ख़ास तौर पर जो शादी के वाले से एंडिंग है वो या खुला की तरफ है या तलाक के वाले से है। और पिछले साल पूरे पंजाब के अंदर तकरीबन 2.25 लाख तलाक के सर्टिफिकेट जारी हुए। अच्छा तारिक साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे कि गरीब तबका जो है वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये ज़्यादा हो रहा है। हमने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर तबके में ये रेशो इंक्रीज़ हो रही है। और मेन रीजंस जो है वो हमें लगता है पेशेंस लेवल कम हो गया, और सोशल मीडिया शायद इसमें बहुत अपना रोल प्ले कर रहा है आजकल, कि उसको बहुत नेगेटिव लिया जा रहा है, और एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं एक दूसरे से, और जितनी पसंद की शादियां हो रही हैं उतनी ही ये रेशो भी इंक्रीज़ हो रही है। अब ये नहीं हम कह सकते कि, और इसमें दूसरी जो हैं दूसरी मैरिजेस को भी अगर हम देखें तो वो भी इंक्लूड है। मतलब हर तरह का, अब कोई एक क्राइटेरिया नहीं है स्पेसिफिक कि जी इसमें ज़्यादा होगी, इसमें रेशो ज़्यादा होगी। मतलब अब लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर ये रेशो इंक्रीज़ हो क्यों रही है। तो आपके पास केसेस आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रेज़ किया है ताकि मैं चाहती हूँ कि आपके पास, क्योंकि हर तरह के केसेस आते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि मेन रीजंस क्या हो सकती हैं। अच्छा, इसमें एक तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है कि बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन तलाक और जो है वो दूसरा खुला के हवाले से। देखिए, ये जो मैं रेशो आपको बता रहा हूँ, जब हम डिस्कस करते हैं ना, खुला डेफिनेटली एक औरत का राइट है, उसको कानून ने एक हक दी है, वो जाके कोर्ट से अपनी जो है वो खुला जो वो ले सकती है। और तलाक जो है वो डेफिनेटली मर्द के हवाले से। अब जो हम ये जो बात कर रहे हैं, ये दोनों बोथ कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्पेसिफिक, जो जेंडर स्पेसिफिक है ना, कि फॉर एग्जाम्पल अब जो लोगों के माइंड में जाती है कि जो खुला के हवाले से जब हम बात करते हैं तो खवातीन इतनी बेअवेयर हो गई हैं या उनके पास इतने राइट्स आ गए हैं
कि वो जाती हैं और खुला जो है वो अप्लाई कर देती हैं। और जो आपने बात की है, देखें क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर इस तरह के केसों को हम डील कर रहे होते हैं, और जो कोर्ट मैरिज के हवाले से और जो पसंद की शादियाँ हैं, अगर आप इसमें एवरेज देखेंगे आफ्टर 2 या 3 मंथ्स जो एंडिंग है वो ख़ास तौर पर इन केसेस के हवाले से जो कि 2-3 महीने पहले आपस में उनके जो है वो वादे वहीद हुए हैं, चीज़ें सारी हुई हैं, और उसके बाद आफ्टर 2 या 3 मंथ आप देखेंगे कि जो बात ख़त्म हुई है वो खुला या तलाक के ऊपर जाकर ख़त्म हुई है। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेटली है। और इसमें ये कोई नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कहा कि ख़ास तौर पर माशरती जो मसाइल के हवाले से फिर हो गया, इसमें सोशल भी है, उसमें ख़ास तौर पर एडिक्टेड लोगों के हवाले से, मुनशियात के हवाले से, फिर अदम बर्दाश्त भी है। और इसके साथ साथ देखें ना, हमारे जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, तो मैं एक छोटी सी बात कि मैंने एक दफ़ा मेरे पास केस है, उनकी 2 महीने हुए थे शादी हुए और लव मैरिज थी। तो जब मैंने उन्हें काउंसलिंग की और मैंने समझाया तो उन्होंने कहा जी काउंसलिंग के लिए हमारे घर में हमारे पेरेंट्स मौजूद हैं, हम आपके पास आए हैं आपको पेड करने के लिए, पैसे देने के लिए, तो आप हमें वो तरीकाकार बताएं कि जिससे ईजीली जो है वो हमें खुला जो है मुझे मिल जाए। तो ये भी तो एक अलमिया है कि हमारा जो माइंड सेट है वो इस हद तक चला गया है कि देखिए उसकी कुछ रीजंस भी तो होंगी कि लोग शौक में ही कर रहे हैं, शौक में तो नहीं कर रहे होंगे मोस्टली, तो डेफिनेटली सी बात है कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो फेस कर रहे होंगे, या फिर वाकई में अदम बर्दाश्त इतनी ज़्यादा हो गई कि छोटी छोटी बातों पर ये हो रहा है। नहीं, अदम बर्दाश्त तो है, लेकिन देखें ना चीज़ें इस तरह तो नहीं, अब 2-3 महीने में तो किसी चीज़ को आप समझ तो नहीं सकती हैं, सेटल तो नहीं कर सकती हैं चीज़ों को, आपने पहले सेटल तो करना ही है ना। ये तो इस तरह तो नहीं है कि पहले भी ये चीज़ें माशरे के अंदर नहीं थी, गो के कम होंगी लेकिन इस तरह सामने पब्लिश नहीं हो रही थी, आज हैं। लेकिन असल में थोड़ा सारा मैं ये कहूँगा कि तरबियत के हवाले से जो है दोनों साइडों से, मैं जेंडर इसमें किसी उसमें नहीं जा रहा, स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों साइडों से हमारे जो पेरेंट्स थे, जो बड़े थे, वो चीज़ों को सेटल करने पे अपना किरदार अदा करते थे। आज कोशिश ये की जाती है कि ख़ास तौर पर जो कपल है वो उनको उस तरह का वेटेज नहीं देता है, और ख़ुद ही चीज़ों के हवाले से जब वो डिसीजन मेकिंग वाली साइड पर आता है तो डेफिनेटली मेंटली तौर पर वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो कोई फैसला कर सके। आज भी अगर आप देखेंगे वो फैमिलीज़ के जिनके अभी भी जो है वो बड़े जो है वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये रेशो बहुत ज़्यादा कम नज़र आएगी। अभी इस्लामाबाद की अगर आप बात करें तो इसमें जो ख़ास तौर पर खुला के केसेस और तलाक के हवाले से, और इस्लामाबाद में डेफिनेटली जो एजुकेटेड लोग हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को देखकर इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि तालीम नहीं है या तालीम की कमी है। इस्लामाबाद में अगर आप रेशो देखें तो वहाँ पर जो है वो ह्यूज अमाउंट है जो कि ऑन डेली बेसिस जो है वो कोर्स का रुख कर रही है, और वहाँ पर खुला के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से, अपने नान और नफ़ा के हवाले से, इसमें देखिए मियाँ बीवी जो है जब वो आपस में सेपरेट होते हैं उनको कम नुकसान होता है, जो बच्चे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। नो डाउट जी। तो ज़्यादा जो खुला के केसेस पे हम पहले आते हैं, फिर हम डाइवोर्स के केसेस पे आएंगे। खुला के केसेस में आपके पास किस तरह की रीज़न सामने आई हैं? मेन रीज़न जो खुला के हवाले से जो ख़वातीन हमारे पास आती हैं, अभी 1-2 दिन पहले भी इसी वाले से कोई केस था, तो उनका मामला यही था कि बच्चों की जो मेंटेनेंस के हवाले से जो चीज़ें हैं वो फुलफ़िल नहीं की जा रही हैं, और फिर उसके साथ साथ बाज़ तौर ज़्यादातर ये भी है कि वर्किंग लेडीज़ के हवाले से अब उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है हस्बैंड की तरफ से कि आपने बाहर भी मैनेज करना है, और देन जब आपने घर में आना है तो हमें वही वो चीज़ जो चाहिए जो हमने अपनी मदर के हवाले से देखी थी चीज़ों के हवाले से। लेकिन यहाँ पर अब मेल को भी समझने की ज़रूरत है। अगर फीमेल एक वर्किंग है, अब बाहर डेफिनेटली वो जब बाहर जाती है, बाहर वो सर्व करती है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग उसकी बॉडी की जो चीज़ें हैं, ज़रूरियात हैं, घर आती है वो थकी होती है, तो जो एज अ मेल के वाले से उसने कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन जो माइंड सेट बना हुआ है ना कि मैंने जो है वहाँ पर चीज़ों को जो है वो एक अथॉरिटी के साथ चीज़ों को मैंने लेकर चलना है, लेकिन अब इसमें ये चीज़ थोड़ी सारी है, इसके हवाले से हो गया। ख़ास तौर पर फिर दूसरा अदम बर्दाश्त के हवाले से कई केसेस में देखा गया है। मैं अगर ज़ाती आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊँ तो चीटिंग भी एक मेन पर्पस होगा खुला के केसेस में, क्योंकि लेडीज़ को वो भी डेफिनेटली सी बात है, इस तरह के केसेस भी। लेकिन अब इसमें ये भी एक और बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, वायलेंस देखिए, ये दो ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना तो बहुत मुश्किल। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, लेकिन अब ये दोनों साइडों से ये चीज़ें हो रही हैं। चीटिंग के बारे में जो आपने बात की, अभी कई जो है वो चीज़ें ऐसी आ रही है इसमें वो कह रहे हैं कि मतलब मेरे हस्बैंड के हवाले से चीज़ें जो है वो इस तरह हैं आउटसाइड द होम, और उसमें मुझे इस हवाले से जो है वो खुला चाहिए। पहले तो मतलब खातून के हवाले से था, फिर उसके हवाले से था, तो ये भी हमारे माशरे का एक जो है वो उसको ब्लैक पिक्चर आप कह सकती हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए मायूसी कुफर है।
अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको सेटल डाउन किया जा सकता है, जिसको ट्रेन किया जा सकता है, होनी चाहिए जिसमें हमने देखा बहुत सारी न्यूज़ हमारे पास ऐसी आती हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि सोशल मीडिया पर देखा जी इतना बड़ा गिफ्ट चाहिए था बर्थडे पर, इस बात के ऊपर खुला हो रही। अब ये तो बिल्कुल ऐसी बातें हैं कि जिनके ऊपर हंसी भी आती है और दुख भी होता है उसी लेवल का कि ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में। तो आई थिंक ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी बातों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, और जो बड़ी चीज़ें उसके ऊपर हम मैं तो आज भी कहती हूँ नहीं, जिन बातों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वायलेंस हो गया, क्योंकि आप देखिए वही वायलेंस बर्दाश्त कर करके फिर हमें खबर मिले कि जी वो लड़की ज़िंदा ही नहीं रही या वो, तो वो फिर वो उससे बेहतर है कि आप सेपरेट हो जाएं। तो तलाक जो डाइवोर्स है उस केसेस में क्या रीज़न ज़्यादा सामने आए हैं? तलाक में ज़्यादा रीज़न जो है वही सेकंड मैरिज के हवाले से, पहली शादी की अपनी फैमिली की मर्जी से, अब मैं जो है वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूँ। अब इसमें कितना बड़ा अलमिया है, एक बच्ची जो है अब उसके ऊपर देखें ना आप, इतना बड़ा कि शादी तो उसकी भी हुई है ना, अब आपकी मर्जी किसी और जगह पे दोबारा नेक्स्ट है तो क्या उसकी जिंदगी जो है वो उसको भी तो सेव करना है कि नहीं करना है। इस रीजन के ऊपर जी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और वसाइल है भी नहीं है। इन केसेस में कुछ फैसिलिटेट क्यों नहीं किया जाता खवातीन को? क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो डिवोर्स हो जाती हैं, मेंटेनेंस भी नहीं दी जाती, वो चक्कर लगाती रहती हैं अदालतों के। इन चीज़ों में हमारे लॉज क्यों नहीं फिक्स हो रहे? हालांकि बहुत काम हो रहा है, वीमेन राइट्स पर ही ज़्यादा काम अब हो रहा है, हम अपनी पंजाब गवर्नमेंट को देख लें उसको, लेकिन इन बातों के ऊपर हम क्यों नहीं कोई ऐसे लॉज बना लेते कि ये जो मेंटेनेंस के लिए डेली चक्कर लगा रही हैं वो तारीख पे तारीख वो आ नहीं रही दूसरी पार्टी, हमने देखा कि वो बहुत केसेस ख़राब होते। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये सब ना हो, बस ऑन द स्पॉट उसका डिसीजन हो जाए, क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इन चीज़ों के ऊपर कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए, पॉलिसीज। असल में बात तो आपकी ठीक है, इस चीज़ों के ऊपर जो है वो स्पीड जस्टिस के हवाले से चीज़ों को रिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक छोटी सी गुजारिश और भी है। देखें, जब बिटवीन द पार्टीज आपस में, जिसको हम सिविल एग्रीमेंट कहते हैं निकाहनामे की सूरत में, उसमें ख़ास तौर पर बच्ची के जो पेरेंट्स हैं वो मौके के ऊपर चीज़ों को उस इन राइटिंग नहीं लेते हैं। ख़ास तौर पर पूरा देखें ना, वो उसको पढ़ेंगे आप, हर चीज़ की एक क्लास लिखी हुई, आपने ये चीज़ डिटरमिन करनी है, और वो आपस में जी हम आपस में बाद में देख लेंगे। जब लिटिगेशन में मसाइल जाते हैं तो उस टाइम पता लगता है कि आपने वो चीज़ें जो हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द वो लड़की के हवाले से वो आपने चीज़ें राइटिंग करवाई नहीं है, और वहाँ पर जो जस्टिस है ना, जो जारी पता वो चीज़ें देखते हैं इन राइटिंग, और वहाँ पर लड़की का जो है वो लॉस हो जाता है। इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अब खुला के वाले से भी कोशिश की जाती है। देखें, एक चांस दिया जाता है कि आपस में मियाँ बीवी को, कपल्स को आपस में बिठा के कोशिश की जाती है कि मामलात को सेटल किया जा सके। कोर्ट्स तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करती है, लेकिन इन द एंड देखें, अब जो डिमांड है लड़की की कि मुझे खुला चाहिए, तो वो कोर्ट जो होती है वो बाउंड होती है उसको खुला की डिग्री अवार्ड करने के हवाले से। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जिस हम बाकी चीज़ों की तरबियत के हवाले से हम कोशिश करते हैं, लोगों को अवेयरनेस के हवाले से कोशिश करते हैं, क्यों ना एक पूरी ज़िंदगी आपस में मियाँ बीवी ने या मेल फीमेल ने, तो इस हवाले से भी कोई ट्रेनिंग का ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ पर बच्चियों के हवाले से ख़ास तौर पर, और मैं बच्चियों के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, ख़ास तौर लड़कों के हवाले से भी, कि उनको भी बताया जाए कि आने वाली जो नस्ल है, अभी ये जो केसेज हैं, अभी जनवरी 2026 से लेकर आज तक तकरीबन 45,000 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये देखें, ये वो केसेस हैं जिनमें बाज़ लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं मतलब वो बच्चों वाले हैं। अब वो जो बच्चे, जो अगली जो यंग लाट हमारी आने वाली है, अगली जो नस्ल हमारी आने वाली है, अब वो मेंटली तौर पर कितनी डिस्टर्ब होगी। देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान तो उनका है। अब उनकी तरबियत के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से, अब उस माशरे के अंदर उनके तो देखें ना, एक मतलब उनके माँ बाप का जो था, एक अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो अपनी माँ के साथ है तो बाप का जो है वो, अगर बाप के साथ है तो माँ के हवाले से, वो जो खलीज है, जो खला है, जो हमारे माशरे में अपकमिंग डेज़ के अंदर या अपकमिंग मंथ्स के अंदर आ रहा है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वायलेंस के हवाले से बात करें तो ये अभी भी ये शरह कम नहीं, हमने देखा है कि ये केसेस भी साथ साथ चल रहे हैं। तो वायलेंस के ऊपर कोई ऐसी पनिशमेंट क्यों नहीं है कि वो चीज़, वो जुर्म जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? उसके पीछे बहुत सारी, आपको भी पता है, अगर तो औरत ने साथ रहना है तो फिर तो वो कंप्लेन ही नहीं करेगी ना। वो कंप्लेन करने का मतलब ये कि वो अपने साथ एक और कोई बड़ा हादसे की तरफ जल्दी, वो जो देर से होना है उसको जल्दी हो जाएगा। तो आप भी समझते हैं कि फिर, और अगर उसने नहीं रहना तब कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि अगर वो फ़ैसला कर ले, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि मैंने नहीं रहना, मैंने वायलेंस बर्दाश्त नहीं करना, लेकिन उस पर भी हमने देखा कोई इतनी पनिशमेंट नहीं है या इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता उन लॉज पे, या वही बात आ जाती है लॉ इन्फोर्समेंट की बहुत कमी है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या वो सज़ाएँ हैं या किस तरह से कंप्लेन की जा सकती है, अगर आप ऑडियंस को अवेयरनेस दे दें तो?
बात यह है कि इदारे तो मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है, इदारे मौजूद हैं और इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। ये तो हम वो बात कर रहे हैं जो केसेस रिपोर्ट होते हैं। ऐसी कई केसेस हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। और जहाँ तक वायलेंस की आप बात कर रही हैं, कई ऐसे घराने हैं, कई ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो कि अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकती, उनकी आवाज़ को वहीं पर दबा लिया जाता है। इस नो डाउट कि जब उनकी आवाज़ किसी मुतलका फोरम पर पहुँचती है तो वहाँ पर उनकी आवाज़ को सुना जाता है। गो कि आप जिस तरह फरमा रही हैं कि उस मौसर अंदाज से अगर सुना जाए, उस पर अगर अमल किया जाए तो मे बी फ्यूचर के अंदर ऐसी चीज़ें दोबारा एग्जीक्यूट ना हो सके। उसके हवाले से जो आपका सवाल है वो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अवेयरनेस, बेसिकली अवेयरनेस। एक बच्ची को इल्म, उसके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि खुद अगर उसके साथ कोई ऐसा मामला होता है तो उसके पास कौन सा ऐसा फर्स्ट फोरम है जिसके ऊपर वो जाएगी तो कम से कम उसकी बात को सुना जाएगा। अब जरा 1-5 के हवाले से अगर मैं बात करूँ, कई बच्चियाँ हमारे पास आती हैं, ख़वातीन हमारे पास आती हैं, उनको अब जब हम बताते हैं कि आप इस तरह किया करें, अगर कोई ऐसा कोई मामला हो, आज सेल फ़ोन आपके पास मौजूद है। अक्सर ही मैं कहता हूँ कि इस चेंज के मोबाइल में साइंस ने 6 बरअज़म कैद कर दिए हुए हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप 1-5 पे, तो वो कहती थी हमें तो इसका पता ही नहीं है। लाजमी नहीं कि हम, अगर हमें पता है तो सबको पता होगा। ये जो बेसिक जो अवेयरनेस है, बेसिक जो लॉ नोइंग है, जब तक ये आम लोगों को, खास तौर पर बच्चियों के हवाले से, अब ये देखें ना बाहर के ममालिक के अंदर स्कूल लेवल से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ये वैसे स्कूल लेवल पे होना चाहिए कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या क्या करना है, बिल्कुल जी, किस तरह से उसको करना। लेकिन एक मतलब उसमें यह है कि बिल्कुल होना चाहिए और मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल मुतफिक हूँ, खास तौर पर बच्चियों के हवाले से। बच्चियों को आप ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत और इतना स्ट्रॉन्ग कर देना कि अगर उनके साथ कोई भी ऐसा मामला हो, घरेलू हो या बाहर हो, अगर वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें और मौसर आवाज़ अंदाज में अपनी आवाज़ को बुलंद करें कि बाकी जो लोग उन पर असर पड़े। तारिक साहब, बहुत ज़्यादा ना इज्जत की खातिर, अपनी फैमिली रिस्पेक्ट की खातिर भी लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? लेकिन मेरे ख्याल से अब थोड़ा फ़र्क आया, थोड़ा सा चेंज लाए हैं और वो अवेयरनेस देने से ही आया है। वो जो इतना हम लोगों ने बात की है, इतना ज़्यादा ये इसको आम किया गया है, तो ये फ़र्क आया है कि आवाज़ उठाने लग गए हैं, लेकिन फिर भी अभी उस लेवल पर नहीं है कि हम उसको कहें कि वो उसको कंट्रोल करें। लेकिन जिस आप माशाल्लाह यहाँ पर बैठ के बात कर रही हैं, आपकी आवाज़ को सुना जाता है, आपके चैनल की आवाज़ को सुना जाता है, ये भी मैं समझता हूँ सदका जारी है कि हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत सारी ख़वातीन इसके ऊपर बात करती हुई नज़र आती हैं। और असल देखें ना, चीज़ वही है कि कामयाबी या असल हम जो अपने कामयाबी के जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो उसी टाइम हम हासिल कर सकते हैं जब अब तदरीज इसके ऊपर बात होगी। लेकिन वही बात है, फिर भी क्यों रेशो इंक्रीज हो रहा है और हमारे यहाँ सजाएं क्यों नहीं दी जाती? ये सबसे बड़ा एक अलमिया है। इस सज़ाओं के हवाले से बिल्कुल मैं इस बात से मुतफिक हूँ, सज़ाएं उस तरह नहीं हैं। अगर आप आज मेरे साथ जाएँ कोर्ट कचहरी के अंदर आज आप विज़िट करें तो आप देखेंगी वहाँ पर जो हैप्चुअल जो क्रिमिनल लोग हैं वो वहाँ पर इस तरह आते हैं कि जिस तरह वहाँ पर एक पिकनिक पॉइंट है, जत्थे के जत्थे वहाँ पर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रही होंगी, तो इसके ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रियासत ने अपना किरदार अदा करना है ना। बुक्स के अंदर तो हर चीज़ इन राइटिंग है। अब ऐसे लोगों को अगर आप करार वाक़या सज़ा अगर आप देंगे, अगर आप उनको पनिशमेंट देंगे, तो बाकी लोगों के ऊपर आप देखें इस्लाम में जो पनिशमेंट का जो तस्वुर है वो तो यही है ना कि हाथ के बदले हाथ है, नाक के बदले नाक है, कान के बदले कान है, जान के बदले जान है, कि दूसरे लोगों के ऊपर इसका असर पड़े कि अगर हम ये ऐसा काम करेंगे तो कल हमारे साथ ऐसा होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा ये पनिशमेंट वाला जो मामला है इसको एक तो स्पीडी होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि मिसाली सज़ाएं देनी चाहिए, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से कि मिसाली सज़ाएं तो अदलिया ही दे सकती है। तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कितना लेट क्यों किया जाता है इसको? लेट देखिए, हमारा जो प्रोसीजर है, जो लॉ का जो प्रोसीजर है, उसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिनको मैंने पहले गुजारिश की ना कि उनको दूर करने की ज़रूरत है। अब आपने खुद ही उसका जवाब भी दे दिया कि ये रियासत की जिम्मेदारी है, और मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल इसके ऊपर जरा मीडिया अपना मौसर किरदार अदा कर रहा है, बहुत सारे कानून बनाने वाले इदारे भी इस पर किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन जब तक इसको हम स्पीडी नहीं करेंगे, आज देखें ना जराइम और क्राइम की, आप पिछले साल से आज की रेशो देखें, आपको एक ह्यूज अमाउंट उसमें जो है ना आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो अगर बाकी करार सजाएं दी जाती तो जराइम कम होना चाहिए, जराइम बढ़ना तो नहीं चाहिए था। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसके ऊपर हमें फ़ौरन जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे इसके ऊपर वाकई में एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया की मैंने स्टार्ट में बात की थी, आपके सामने केसेस आते हैं, मुझे बताइए कितना इन्वॉल्व है इसमें सोशल मीडिया? जी, देखें ना, सोशल मीडिया के बारे से अगर आपने कोई भी जुर्म करना है
मसाला करने का प्रोग्राम है या आप देखना चाहते हैं कि किस तरह इजी वे से मैं इसको जो है वो कर सकता हूँ, तो आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके सर्च ये वाला मेथड भी आप कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ उसके ऊपर मौजूद है ना। लेकिन इसका इफेक्ट हमारी फैमिली के ऊपर, हमारी तरबियतों के ऊपर, हमारी वैल्यूज़ पे कितना पड़ रहा है कि इतना ये जो जैसे इम्पेशेंस हो गए हैं हम लोग, इम्पेशेंस आ गया है, इम्पेशेंट हो रहे हैं हम लोग, टॉलरेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता जा रहा है। क्या इसके पीछे सोशल मीडिया का हाथ है, आप यही समझते हैं? बिल्कुल है, देखें तरबियत का फुकदान है ना। आज जितना टाइम हमारे बच्चे सोशल मीडिया को देते हैं, मोबाइल के ऊपर देते हैं, पहले हमारी जो मतलब नानियाँ दादियाँ थी, हम बैठते थे उनसे, उनकी बातें होती थी, वो हमारी तरबियत के हवाले से वो बात करते थे। तो आज देखें ना उसमें कितना बड़ा ह्यूज फर्क पड़ा है। एक ही घर के अंदर, एक ही रूम के अंदर 4 लोग बैठे हुए और चारों मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। ये हम सबके घरों में ये हो रहा है और जो कि बहुत गलत है। आई थिंक कोई ऐसा टाइम हम कर सकते हैं कि जिसके अंदर सब फैमिली मेम्बर्स जब बैठे हों, खाने का टाइम हो या कोई ऐसा टाइम हो, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स अलाउ ही ना हो, आपने सिर्फ कन्वर्सेशन करनी हो, कम्युनिकेशन गैप जो है उसको दूर करना हो और अपने बच्चों के साथ जो है वो टाइम दें, उनको टाइम दें। अच्छा, इसमें ये जो कानूनी मालूमात हैं, ये हमारे वही बात आ जाती है आम शहरी को नहीं पता। उस हवाले से क्या कहेंगे, इस सारे सिनेरियो में वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो एक ख़ातून को और एक मर्द को पता होने चाहिए इन तमाम प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ज़रूरी है कि उनको ख़ास तौर पर मैं फिर कहूँगा दोनों जेंडर के हवाले से अगर बात करूँ ना, क्योंकि स्पेसिफिक हमारा जो आज का टॉपिक है वो खुला और उसके हवाले से है, तलाक़ के हवाले से। तो उस हवाले से कम जब आप आपस में एक सिविल एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसको हम निकाहनामा कहते हैं, तो दोनों पार्टीज़ को ये चाहिए कि उसकी एक जो शिक है उसके मुताबिक जब वो उसको मौलवी साहब या जो भी साहिबान फिल करते हैं उसके मुताबिक उसको थारली वो उसको पढ़े। अगर लड़की की सेफ्टी के वाले से कुछ चीज़ें राइटिंग है तो लड़की उसको देखे कि बाकी इसमें वो चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, और लड़के के वाले से अगर कोई आपस में टर्म एंड कंडीशन तय हुई हैं उनके मुताबिक वो आपस में उन चीज़ों को बाकायदा तौर पर बाउंड करें। आज ख़ास तौर पर बच्चियों के वाले से तो मुझे तो यकीन है कि बच्चियों को तो निकाहनामा देखने की इजाज़त भी नहीं कई जगहों पर नहीं होती। बस जी हमने कह दिया, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं देखता, निकाह के टाइम निकाहनामा देखते ही नहीं है, लड़का और लेकर जाते हैं, बस आप यहाँ पर साइन कर, बस एक मौलवी पढ़ता है और बस उसके बाद निकाह हो जाता है, आप कबूल कर लें। फॉर्म को सिर्फ ये देखा जाता है कि निकाह हो गया, इट्स डन। तो उसकी कोई भी जो पॉलिसीज़ हैं या जो उसके आपने कहा वो क्या उनके वो बने होते हैं, वो कहते हैं वो सारे कॉलम बने होते हैं, हाँ, वो कॉलम्स कोई भी रीड आउट नहीं करता। मेरे ख्याल में मैंने भी आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा क्या था, लेकिन ये है कि अब इतनी अवेयरनेस आ गई है कुछ लोगों में। अच्छा, ये भी होता है कि अगर कोई कहती होगी लड़की कि मुझे पढ़ना है या कोई लड़का, तो उसको भी वो बुरा समझा जाता होगा, बुरा समझा जाता है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त आपने कही है, लेकिन जब ये कानूनी एक डॉक्यूमेंट्स है और साइन मतलब बिटवीन द टू पार्टीज मीन भाई ये देखें ना, अब जो दोनों के दरमियान है तो उनका ये राइट बनता है। आज तो हम बात सोल्यूशन की कर रहे हैं ना, तो सोल्यूशन के वाले से मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसको रीड आउट करना चाहिए दोनों पार्टीज को, मतलब उनके बिहाफ के ऊपर नहीं, उनको खुद रीड आउट एक चीज़ को रीड आउट करना चाहिए। उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं देन उनको उसके ऊपर साइन करनी चाहिए। और सेकेंडली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके हवाले से जो बेसिक जो अवेयरनेस है आफ्टर द मैरिज, शादी के हवाले से, जिसमें अदम बर्दाश्त के हवाले से है, अगर फाइनेंशियली कोई क्राइसिस है उसके हवाले से है, दोनों पार्टीज़ को मिल बैठ के आपस में उसका सोल्यूशन जिस हद तक हो सकता है। बाकी देखें ना, तशद्दुद के हवाले से तो मैं तो वो किसी किस्म का भी हो, वो मेंटली हो, वो फिजिकली हो, इसके हक में तो बिल्कुल नहीं। मेंटली तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हर तीसरी औरत जो है वो बर्दाश्त कर रही होती है, मेंटली तशद्दुद तो किसी न किसी हवाले से बिल्कुल इसी तरह ही है। लेकिन अब चीज़ों को अब लोग अगर जब बाहर निकले हैं तो अब जो रेशो मैंने आपको बताई है कि हर घंटे में तकरीबन 38 केसेस ऐसे हैं जो कि इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन के अंदर, जहाँ पे पढ़े लोग लिखे लोग ज़्यादा हैं सॉरी, तो वहाँ पर ये 38 की रेशो। तो बाकी तो आप देखें ना पूरे पाकिस्तान में क्या हालात होंगे, क्या वाक़यात होंगे, और फिर आगे फ्यूचर के अंदर जो हमारे मसाल है कि तुरा इम्तियाज़ ही मैं कहूँगा कि हमारे माशरे का जो हुस्न था कि हमारा जो फैमिली बाइंडिंग जो आपस में जो रिलेशनशिप थी जिसकी मिसालें दी जाती थी, तो आने वाले दिनों में या फ्यूचर में आप इसको फिर कहाँ पर देख रही हैं कि अगर आज हम इसके ऊपर अगर आप गौर फिक्र नहीं करेंगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब इस पे बात होना शुरू हो गई है, अब लोग इसके ऊपर बात करते हैं। और मेरे ख्याल है लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि जिस तरह हमारे बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सिखाते थे छोटी छोटी बातों पे, कुछ चीज़ें होती हैं जो इग्नोर भी की जा सकती हैं। अब ये नहीं कि जी छोटी सी बात के ऊपर आपने इतना बड़ा मसला बना लिया। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं कि जैसे वही नहीं चाह रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इसको पुश कर रही होती हैं, हाँ इसकी हिम्मत कैसे हुई, तुम जो हो बिल्कुल सही डिसीजन है, लीव इट, और ना वो बच्चों की, या फिर थोड़ा सा इगोइस्टिक होकर के जी
इसकी हिम्मत कैसे हुई है हमारी बेटी को या हमारे बेटे को ये कहने की। तो अब जो है इसके ऊपर यही डिसीजन होना चाहिए, और वो भी बहुत पुश कर रहे होते हैं उस लड़के को या लड़की को ताकि मामलात ख़राब हो जाएं। देखिए पहले तो हम सुनते थे कि वो किसी बच्चे की शादी होती तो वो कहते थे कि अब बेटा आप उस घर में जा रही हैं, वहाँ से आपका जनाजा ही आना चाहिए। नहीं, ये भी गलत था। नहीं, हर चीज़ की लिमिटेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम बैलेंस करके नहीं चलते। नहीं, मैं उसके आगे अब उससे अगले स्टेप पे ये जाना चाह रहा था कि बिल्कुल अगर उसके साथ कोई ऐसी मतलब ज्यादती हो रही है तो उसके ऊपर उसको आवाज़ उठानी चाहिए। ये भी बात नहीं कि आप बेटा वहाँ से अब आपका जनाजा ही आना चाहिए, ये नहीं कि वहाँ पर आप मारी खाती रहे, अपने हकूक की बात ना करें, अपने राइट्स की बात करें ना करें। लेकिन दूसरी पिक्चर ये भी तो है ना, अगर छोटी छोटी को बात हो जाए और आप अपने घर आके बताएं। पहले तो हमने कई लोग ऐसे देखे हैं, वो बताते तो कहते बेटा ठीक है आप घर जाएं, हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब वो कहते हैं बेटा आप बैठ जाएं, अब हम सबक सिखाते हैं। मतलब बर्दाश्त की साइड पे चीज है ना, जब चलना है तो दोनों साइडों पे चीजों को बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा, होना चाहिए। तो बैलेंस नहीं है तो आज इस नैज पे हम पहुंच आए हैं कि जो रेशो है, और आने वाले दिनों के अंदर अभी सिर्फ देखें ना, अभी 5 या 6 महीने में जो 2026 की मैंने आपको रिपोर्ट बताई है, तो अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी तक ये रेशो हो गया है। तो कितने ऐसे केसेस है जो आपने रिजॉल्व किए हैं अच्छे से, और वो नहीं हुआ और केस जो है वो ठीक हो गया, या लड़का लड़की में इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं थे, आपने उनको काउंसलिंग की और उसी से मसला हल हो गया? काफ़ी सारे केसेस हैं। और अच्छा। इसमें सिर्फ ये बात है, मैंने जब प्रोग्राम में स्टार्ट में भी आपको बताया, कई लोगों की जब हम काउंसलिंग करने की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी काउंसलिंग हमारे घर में हमारे पेरेंट्स मौजूद हैं, आपके पास आए, आप अपनी फीस लें। जी, हम सजेस्ट ही कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि थोड़ा सा बर्दाश्त के साथ भी चलें। कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच तारिक साहब, आप आए, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत अच्छे से आपने इसके ऊपर बात की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था। आई विश कि हमारे मुल्क से ये वाले प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएं जो हमारे पर्सनल ग्रजेस के तौर पर हम रखते हैं, वो चीज़ें ना हों, और इन मामलात को, इनके फ़ैसले जो हैं अदलिया जो है वो बहुत एहतराम और इंसाफ के साथ जो है वो करे। थैंक यू सो मच। आपसे आज इजाज़त चाहूँगी आज के इस प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़।